Fine. Hi everybody, welcome to the channel and now we are going to start with why do we fall ill. Okay, हम बीमार क्यों पड़ते हैं? So let me relate this topic, this chapter with the current scenario. Now today, at today's scenario, what we can see is we all are suffering from a disease like COVID-19, where some are taking the measures to prevent themselves from that disease, some are taking the treatment some are taking the treatment to cure that disease. So आज कोविड-19 के समय पे हम बहुत सारे प्रिवेंशंस ले रहे हैं, लाइक वी आर जो हम बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कर रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, है ना, जो हम कर रहे हैं. देन wearing mask. Then the other things we are doing is that we are cleaning ourselves very well, taking bath every day, है ना, चाहे विंटर्स हो समर्स हो, हम हर दिन बाथ ले रहे हैं, क्लीनिंग each and every part of the body, especially the face, very neatly, very properly. We are washing and cleaning our hands with soap, with sanitizer. We are sanitizing our hands, right, whenever we are going out. Very rarely now we are going out, but whenever for any work, if we go out, then immediately we use the sanitizers, and wherever we get a soap and water, we try to wash our hands there. So why do we fall ill chapter में हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे. Inside the chapter we are going to see हेल्थ एंड डिजीजेस. तो हम क्या देखेंगे, ये इंक एक बार मैं चूज़ कर लेती हूँ बिकॉज ये थोड़ा प्रॉब्लमैटिक बनती है ज़्यादातर. सो वी आर गोइंग टू सी हेल्थ एंड डिजीजेस, वी आर गोइंग टू सी कॉजेज ऑफ डिजीजेस, टाइप्स ऑफ डिजीजेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्यूरेशन. ड्यूरेशन होता है कि कितने समय तक वो जो डिजीज़ है आपके अंदर रह सकती है. एक सेकेंड. अब ठीक. सो टाइप्स ऑफ डिजीजेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स. सोर्स होता है कि वो डिजीज़ आपको कहाँ से आई है, उस डिजीज़ का सोर्स इंट्रिंसिक है या एक्सट्रिंसिक है. अभी क्या है, दैट मीन्स कि वो जो डिजीज़ है उसका सोर्स इंटरनल है, किसी आपके इंटरनल ऑर्गन के वजह से ही वो हुई है डिजीज़, या कोई एक्सटर्नल सोर्स है, लाइक कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई किसी तरीके का बाहर से आपको जो पैथोजन है वो अटैक कर गया एंड देन आपको वो डिजीज़ लग गया, राइट. सिम्टम्स ऑफ द डिजीजेस. सिम्टम्स होते हैं मैनिफेस्टेशन, ठीक है, या हम बोलते हैं ये ऐसा ऐसा फील हो रहा है. सो दैट फीलिंग इज वॉट द सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज आर. लाइक अगर एक नॉर्मल पर्सन की बात करें तो वो जो फील करता है और एक जो डिजीज पर्सन या इन्फेक्टेड पर्सन है वो जो फील करता है, दे वेरी. एंड हाउ दे वेरी ड्यू टू दीज सिम्टम्स. एक हेल्दी पर्सन में किसी तरीके का कोई सिम्टम नहीं होता है जो कि उसको किसी डिजीज का indication दे. But if we are talking about a diseased or an infected person or a person suffering from any disease, that person is going to have some symptoms and those symptoms are identifiable to that disease. Signs and symptoms जो हम बोलते हैं तो वही है जो डिजीज को बताते हैं कि मे बी इस पर्सन को इस तरह की डिजीज हो. अगर आपको ब्रेन में आपकी बात करें तो हम हेडेक होता है आपको, सो मे बी आपको मेनिंजाइटिस हो सकता है. ब्रेन में आपको और कई सारी डिजीजेस हो सकती हैं. आपको मे बी ये आईज साइट वीक हो सकता है, और द अदर रीजंस कैन बी एग्जामिनेशन स्ट्रेस. देयर कैन बी मेनी रीजंस फॉर जस्ट वन हेडेक. प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज. अब ट्रीटमेंट की तो देखो बात यही है, आपको पता है कि अगर किसी को बीमारी हो जाता है तो उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है एंड दैट ट्रीटमेंट इज़ अकॉर्डिंग टू द डिजीज़ उस पर्सन को हुई है. फॉर एग्जांपल अगर मुझे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो मुझे जो ट्रीटमेंट मिलेगा उसमें मुझे वो दवा दी जाएगी जो उस बैक्टीरिया को किल कर सके, ठीक है. एंड अगर मुझे मान लीजिए वायरल फीवर है या मुझे कोई वायरल फ्लू है तो क्या मैं वो बैक्टीरियल मेडिसिन ले करके अपने फ्लू को भगा सकती हूँ? नो. ये ध्यान रखना है, ये मैंने स्लाइड में मेंशन नहीं किया है, इसका मैंने क्वेश्चन एंड में बना के दिया है. दैट यू कैन आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन दैट आई एम गोइंग टू ऑन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो.
अदरवाइज अगर आपको आंसर पता है, नोट इट डाउन एनीवेयर, आई एम डिक्टेटिंग यू द आंसर. द सिंपल आंसर इज दैट इफ यू हैव अ वायरल इन्फेक्शन, taking bacterial medicine will not work because both of them they belong to different kind of microorganisms. Bacterials, जो bacteria होते हैं, they have a different kind of mechanism, and viruses have a very different kind of mechanism. Bacteria have cell wall, viruses don't have cell wall. बैक्टीरिया के पास है सेल वॉल, एंड दैट सेल वॉल इज अ प्रोटेक्टिव वॉल फॉर देम, जो प्रोटेक्ट करती है उनको. इफ वी ब्रेक दैट सेल वॉल, द bacteria will be killed. So whatever the kind of the medicines which are made for bacteria, they are made that how we can break this cell wall. Abhi cell wall, if it is breaked, then bacteria will break itself after this. But viruses are very different. Viruses, what they do is, when they're outside a living organism, they act as non-living organisms, and when they're inside a human body or a host organism, they act as a living organism. So in that case what happen, they use our cell machinery. वो हमारे अंदर है कि हमारे ही सेल को यूज करते हैं to grow, to reproduce and to develop. So if we are making any viral antibiotic to kill the viruses, then sometimes what happens is that there are many antibiotics which are made for viruses, but they don't work because what happens is that कि वो हमारी सेल को मार देते हैं. वो दवाइयाँ हमारी सेल को मार देती हैं क्योंकि जो वायरसेस हैं वो हमारे सेल को यूज़ कर रहे हैं. सो इस वजह से वायरसेस के अगेंस्ट में दवा बनाना इज़ वेरी टफ. ठीक है, दैट इज वाई वायरसेस को भी ये बोला जाता है दे आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग वो हमारे अंदर रह के ही होते हैं जब वो हमारी सेल मशीनरी यूज़ करते हैं, एंड व्हेन दे आर आउटसाइड दे एक्ट एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसलिए होता भी क्या है कि जब भी उनको बाहर निकाला जाता है ना, वो कुछ शो ही नहीं करता एक्टिविटी, उनका कोई प्रॉपर्टी पता नहीं चलती है, और अंदर जाके वो हमारी सेल मशीनरी यूज़ करने लग जाते हैं. सो ये आपने क्लास 8th में भी पढ़ा है, एंड एक क्लास 8th में क्वेश्चन में भी आपके एग्जाम में आया हो. लेट मी टेल यू द क्वेश्चन इज वाई मेकिंग एंटीबायोटिक अगेंस्ट वायरस इज वेरी डिफिकल्ट. सो 2 पॉइंट होंगे. फर्स्ट, दे यूज आवर सेल मशीनरी. सेकेंड इज दैट दे एक्ट एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हेन दे आर आउटसाइड द बॉडी ऑफ एनी होस्ट ऑर्गेनिज्म. ओके, नाउ प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज. Principle of prevention of the disease. Abhi you might have heard this, that prevention is better than the cure. So if you have a disease, then taking the treatment, like taking very strong medicines, is a very 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 difficult task, you know, because ये जो antibiotics हैं, are you thinking कि बहुत अच्छी हैं आपके लिए? They are not so good for your health. They are only doing one thing, they are protecting you from that bacteria, but there are many bacteria or any other pathogen, but there are many side effects of these antibiotics which we take. That is why it is preferred to take the preference of a qualified doctor, so that वो जो qualified doctor है आपको बता सके कि आपको कितने समय तक दवा लेनी है. ठीक है, तो इस वजह से एंटीबायोटिक्स आर नॉट सो गुड. एंड द अदर रीजंस आर दैट अगर आप ट्रीटमेंट लेते हो, ये बहुत लंबा समय लेगा, और इस समय में हो क्या सकता है कि वो जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो सोर्स बन सकता है फॉर स्प्रेडिंग दैट इन्फेक्शन. मान लो इस पर्सन को इन्फेक्शन है और ये पर्सन ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बट ट्रीटमेंट इज टेकिंग टाइम. तो अब मे बी ये पर्सन और लोगों के लिए सोर्स बन जाए, है ना, ऑफ स्प्रेडिंग दैट इन्फेक्शन. बहुत गंदा डायग्राम है, जस्ट टू एक्सप्लेन यू द थिंग. ठीक है, मे बी ऐसा हो सकता है. और द अदर थिंग वुड हैपन इज कि इस समय में उस पर्सन की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ेगा, है ना. ये रीजंस हो सकते हैं. सो प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज इज बेटर, ठीक है, देन इट्स क्योर. एट द एंड वी आर गोइंग टू सी वैक्सीनेशन. ये जो वैक्सीनेशन है, ये प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज का ही एक हिस्सा है, बट वी हैव टेकन दिस टॉपिक वेरी डिफरेंटली, सो दैट दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, so that we can explain you this topic properly. Introduction. Now we know cells are the basic building unit of the body. हमें पता है कि सेल मिलकर के टिश्यू बनाते हैं. Let me write it down somewhere here.
we know this thing that cells, they make tissue. Tissue make organ. Organ make organ system. And organ system make what? Makes an organism. ठीक है, तो ये आपको पता है कि सेल्स टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज जो है ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाता है, ऑर्गन सिस्टम एक ऑर्गेनिज्म बनाता है. तो ये जो एक पूरा प्रोसेस चल रहा है ना ऑफ ग्रुपिंग द सेल्स, ठीक है, ये जो प्रोसेस इट इज नथिंग बट ग्रुपिंग ऑफ सेल्स. ये जो सेल्स हैं ये ग्रुप करते हैं, टिश्यू बनाते हैं, ये जो टिश्यूज हैं ये ग्रुप करके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन ग्रुप करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम ग्रुप करके एक organism बनाते हैं. But the ultimate unit is the cell. So cell is the fundamental unit of the life, or it is a basic building unit, a block of body. Cells are a dynamic place where some or the other things are happening. तो cell क्या है? एक dynamic place है. What do you mean by dynamic? Dynamic का मतलब होता है यहाँ पे बहुत सारी जो है ना एक्टिविटीज चलती रहती है, बहुत सारी एक्टिविटीज are going on here. So it's basically a dynamic place. Many things are happening here. Like cell division is happening here. हमने cell division पढ़ा था, mitosis, meiosis और बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं. Cells are made up of proteins, carbohydrates, fats और lipids. तो जो cells होते हैं वो प्रोटीन्स के, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स के और लिपिड्स के बने होते हैं. ठीक है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और लिपिड्स, है ना, ये हमें पता है. Cells form tissues, tissues form organ, organ form organ system forms an organism. यही है जो साइकिल यहाँ पे आ रहा है, हमने देख लिया. Heart is beating the blood, lungs are breathing, kidney is filtering urine and brain is thinking always. As well as brain is helping in control and coordination of each and every part of the body. So their functions are interconnected. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी दे रखा है, मान लो किडनी ने काम करना बंद कर दिया. सो इफ किडनी वुड नॉट वर्क प्रॉपरली, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर किडनी ने फिल्टरिंग का काम बंद कर दिया, ब्रेन बहुत ढंग से और बहुत आराम से बड़ा अच्छी तरह से कुछ काम कर पाएगा? ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा. एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम. हार्ट ने अगर ब्लड को पंप करना बंद कर दिया ना, दिस ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, इस ब्लड के अंदर ही आपकी ऑक्सीजन कैरी होके आती है, न्यूट्रिएंट कैरी होके आते हैं. तो अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या लंग्स काम कर पाएंगे? तो क्या किडनी काम कर पाएगी? तो क्या ब्रेन काम कर पाएगा? एक हार्ट ने तो पूरी बॉडी को हिला दिया. तो हर बॉडी का प्रॉपर फंक्शनिंग बॉडी के हर ऑर्गन का प्रॉपर फंक्शनिंग बहुत ही ज़रूरी है ना. लाइक ब्लड जो है वो जो हार्ट है वो सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड में काम कर रहा है ना. जो हार्ट है जब वो बीट करता है तो वो बीट करके ब्लड का पूरी बॉडी में सर्कुलेशन ही तो करवा रहा है. लंग्स आर ब्रीथिंग, जो लंग्स है वो ब्रीथ कर रहे हैं. व्हाट दे आर ब्रीथिंग इन? दे आर ब्रीथिंग इन व्हाट दे आर इनहेलिंग? दे आर इनहेलिंग ऑक्सीजन. एंड व्हाट दे आर एक्सहेलिंग आउट? व्हाट दे आर एक्सहेलिंग? क्या निकाल रहे हैं? ब्रीथ आउट कर रहे हैं CO2 and other CO2 they are excreting out. So ये सभी जो functions हैं ये interconnected होते हैं. अब जो food है ये क्या है? ये raw material है which is stored in the cell and where in which place, in which particular location cell की वो store होता है? In mitochondria we know. तो ये एक रिवीजन की मैं करवाती जा रही हूँ ऑफ द प्रीवियस चैप्टर, सो दैट जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप ना भूलो. तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, हमने ही पढ़ा था. इन जनरल सेल में हमने फूड को स्टोर किया. अब ये जो फूड है ये क्यों हमें चाहिए? टू गेट द एनर्जी. फूड है और ऑक्सीजन है, यही तो है जो एनर्जी बनाते हैं. सो बेसिकली फूड एंड एनर्जी दे आर द रॉ मटीरियल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू अस for the proper and the active functioning of every organ in the body. But सोचो अगर कोई भी body part properly function ना करे, there is lack of proper functioning, there is malfunctioning of the organs in our body. So what would happen? We are going to study in the chapter.
ओके, हेल्थ एंड डिजीजेस बहुत इंपॉर्टेंट। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, सोशल, मेंटल वेलबींग। अच्छे से अब देखो, यहाँ पे समझेंगे हम। इंक को मैं अभी चेंज नहीं करूंगी, आपको लिखती जाऊंगी और बताती जाऊंगी। सो व्हाट इज हेल्थ, यही है जो क्वेश्चन है। इज question, tell me the answer. Answer is simple. Let me change the ink and I'm going to tell you. Health ये क्या है? Is, sorry, a health is a complete state of being physically, socially, and mentally well. इस डेफिनेशन को देखो, इज अ कंप्लीट स्टेट, एक ऐसी स्टेट है जहां पे आप पूर्ण रूप से फिजिकली, है ना, फिर से चेंज हो जाए, फिजिकली, सोशली और मेंटली वेल रहो, सही रहो। अगर किसी को फिजिकल डिसऑर्डर है, दैट मीन्स मान लो किसी को इस तरह, आप इसको चीज़ को समझे, फिजिकल डिसऑर्डर है, जैसे मान लो फिजिकली फिट नहीं है, इफ दैट पर्सन इज, व्हाट इज फिजिकली फिट, इसका मतलब देखो, सबको अलग अलग करके देखो, ये लिखने की चीज़ें हैं, लिख के ही समझ आएंगी। फिजिकली फिटनेस, ठीक है, अभी ये देखो उसमें डबल आई सा कुछ बन गया है, नेवर माइंड। फिजिकली फिटनेस का मतलब है दैट आपको किसी तरह की, कोई भी किसी तरीके की बॉडी में फिजिकली डिसऑर्डर नहीं है। यू डोंट हैव any kind of physical disorder, any physical disorder, ये भी सही है, physical disorder, like कोई भी किसी तरीके का बॉडी में खराबी नहीं है ऑर्गन में, ठीक है। अब आगे एक सेकेंड, अब जहाँ पे मैंने लिखा है वहाँ पे आपको दिख ही नहीं रहा होगा क्योंकि वहाँ तो कैमरा आ रहा है ना। चलो मैं इस चीज़ को यहाँ से हटा के अभी अलग जगह लिख देती हूँ। मैंने यहाँ पे देखो ये लिखा है, इरेज ऑलिंग प्ले, सॉरी मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि यहाँ पे कैमरा है, मैं लिखती गई मुझे दिख भी नहीं रहा था यहाँ पे कैमरा है। आपको इतना तो दिख गया है ना। वॉट इज़ हेल्थ इज़ अ कंप्लीट स्टेट ऑफ बीइंग वेल फिजिकली, सोशली एंड मेंटली। कैसे, ये जानना ज़रूरी है। देखो फिजिकल हेल्थ का क्या मतलब है, फिजिकल हेल्थ का मतलब है कि आप किसी तरीके से, कोई तरीके का आपकी बॉडी में डिसऑर्डर नहीं है। अगर आपको किसी भी तरह से कहीं पे भी कोई डिसऑर्डर नहीं है, दैट मीन्स आप अगर फिजिकली भी ठीक हैं, फिजिकली कोई डिजीज़ नहीं है आपको, सोशली कि आप सोसाइटी में बड़े अच्छे से हैं, कोई आपको परेशानी नहीं है कि सोसाइटी में किसी लड़ाई झगड़ा है, कुछ भी ऐसा नहीं है, और मेंटली भी आप बिल्कुल ठीक है, कोई मेंटल प्रेशर नहीं है, सोसाइटी का ही मेंटल प्रेशर नहीं होना चाहिए। सो इसका क्या मतलब है, दिस मीन्स दैट व्हाट इट मीन्स, जल्दी से बताओ,
yes, it means you are well, you are healthy. So being well, यहाँ पे लिखो being well. Physically, socially एंड मेंटली. ठीक है, फिजिकली भी, सोशली भी, मेंटली भी. अगर आप बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ ठीक हो, सो देन यू आर हेल्दी. अंडरस्टूड. ये एक हेल्दी की छोटी मोटी डेफिनेशन थी जो हमने देखी. सो अब आगे देखते हैं. For good health, we need to have balanced diet. Now, what is balanced diet? Balanced diet means अगर आपके खाने में सारे ही जो न्यूट्रिएंट हैं, they are in an equal and balanced amount. That is the balanced diet. Maintain cleanliness. सफाई रखो. अगर आप अपने घर में सफाई नहीं रखते हो, अपने सराउंडिंग्स में सफाई नहीं रखते हो, तो आप फिजिकली फिट नहीं रह पाओगे, ना ही सोशली फिट रह पाओगे. बी सोशल विद द सोसाइटी, डू फिजिकल एक्सरसाइज. बहुत इंपॉर्टेंट है. डिजीज का क्या मतलब है? डिजीज, अब देखो डिजीज को भी यहाँ पे समझो. सो डिजीज की डेफिनेशन जो लिखी है वो ये है, यहाँ पे लिखा है डिजीज मीन्स डिस्कम्फर्ट. देखो डिजीज शब्द को आप तोड़ो और जानो. डिस प्लस ईज. ठीक है, एक सेकेंड. कौन सा कलर लिया जाए? ये वाला. ठीक है. डिस का मतलब है इट इज क्या कहते हैं हम, प्रीफिक्स, जिसका मतलब क्या है? नॉट. ईज मतलब कंफर्टेबल. So if you are not comfortable, that is what disease is. And now when we are not comfortable, when our body is not working properly. For example, if I am not, I have an injury in my right hand and I'm not able to write with my right hand, that means I am discomfortable with writing with my right hand. So discomfortable का क्या मतलब हुआ कि आप किसी चीज को जब कंफर्टेबली नहीं कर पा रहे हो. इफ आई एम नॉट एबल टू राइट विद राइट हैंड, दैट इज अगेन आई एम डिसकंफर्टेबल टू राइट विद माई राइट हैंड. अदर एग्जाम्पल इज, अगर मेरे लेग्स में दर्द हो रहा है, लेग एक हो रहा है किसी रीजन से, मान लीजिए इंजरी हो गया, नस खिंच गई, कोई भी रीजन हो सकता है, क्रैम्प आ गया, सो दैट इज अगेन आई एम डिसकंफर्टेबल, राइट, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू राइट, आई एम डिसकंफर्टेबल to work properly, right? So that is what disease is, that you are not comfortable while doing any work because you have some malfunctioning in your body. Malfunctioning means not proper functioning in the body. So disease means discomfort or feeling disturbed physically. See, हेल्थ में फिजिकल, सोशल, मेंटल तीनों है, बट व्हेन यू हैव अ डिजीज, जो अफेक्ट पड़ता है, मेजर अफेक्ट इज ऑन योर फिजिकल हेल्थ. सो वी कैन से दैट डिजीज इज समथिंग रॉन्ग विद बॉडी एंड सो वी फील अनवेल. बॉडी में कोई गड़बड़ हुई है इसलिए हम अनवेल फील कर रहे हैं. डिजीज इज ड्यू टू द माल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. डिजीज अफेक्ट्स आवर हेल्थ ऑल्सो. हाउ? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए. डिजीज अफेक्ट्स आवर हेल्थ ऑल्सो. सो देखो यहाँ पे, अगर आपको डिजीज होगी सो आप फिजिकली तो ऑब्वियसली खराब हो गई है ना, फिजिकल हेल्थ तो आपकी होगी ही खराब, नो डाउट. अगर आपको कोई डिजीज है सो यू आर गोइंग टू नॉट बी फिजिकली हेल्दी, फिजिकली आप हेल्दी नहीं रहोगे, है ना. अब जब आप फिजिकली हेल्दी नहीं हो, आपको कोई डिजीज है,
आपको आज एक शब्द हम यूज करते हैं, क्वारंटीन रहना पड़ेगा, अलग रहना पड़ेगा फ्रॉम द सोसाइटी, सो दैट आप एक सोर्स बन जाओ ऑफ दैट स्प्रेडिंग ऑफ दैट डिजीज। सो आप सोशली भी अब इतना हेल्दी नहीं रहोगे, आप सोसाइटी से कट जाओगे, राइट। एंड देन अगर आपकी फिजिकल हेल्थ खराब हुई तो सोशल हेल्थ खराब होगी। सोशल हेल्थ जब खराब होगी, आप सोसाइटी से नहीं मिल पाओगे, आप अकेले रहोगे, तो आपकी ऑब्वियसली मेंटली भी जो हेल्थ है वो खराब होगी। अब तीनों चीज़ों में क्या आ गया है, तीनों ही चीज़ों में डिसऑर्डर हो गया है, तीनों ही चीज़ों में डिसऑर्डर हो गया है, तीनों चीज़ों में डिसऑर्डर हो गया, दैट मीन्स यू आर अनहेल्दी, दैट मीन्स यू आर नॉट हेल्दी नाउ, ठीक है, आप हेल्दी नहीं हो। सो ये चीज़ है जो समझनी है। इतना सारा कुछ जो मैंने लिखा है आपकी स्लाइड्स पर, अगर आप इसे समझ जाओगे इट्स गुड, राइट। सो doctors get to know about a disease when they look at signs and symptoms. So what are signs, what are symptoms, ये भी आप देख लो। मैं आपके लिए से सब कुछ लिख रही हूँ so that आपको कहीं पे किसी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे क्या बताना है, what are difference between signs and symptom भी है, what is a difference, एक डिफरेंस बताना है between signs and जगह नहीं बची इधर, symptoms। सो मैं आपको ओरली बता रही हूँ क्या है। देखो जो साइंस होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, व्हाट दे डू, उनको साइंस से कम पता चलता, उनको सिम्टम से कम पता चलता है। एंड व्हेन दे लुक एट द साइंस दे गेट टू नो मोर अबाउट द डिजीज, कि ये इसके ज़्यादा जो है आपको बता पाते हैं साइंस अबाउट द डिजीज, वाइल जो सिम्टम्स होते हैं दे आर नॉट एबल टू टेल मच अबाउट योर डिजीज, ठीक है। तो वो आपको इतना डिजीज के बारे में नहीं बता पाते हैं जितना कि आपको साइंस बता पाते हैं, राइट। सो डिजीज कैन बी डिफाइंड एज malfunctioning, that means impaired functioning, not proper functioning of the normal state, जो एक आम आदमी की होती है वैसी नहीं है, of living organism that disturbs or modifies the performance, आप वो काम नहीं कर पाते हो, ठीक है, of vital functions, है ना, vital means huge functions जो हमारी बॉडी में होते हैं, तो वो आप नहीं कर पाते हो, and is caused ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स एनवायरमेंटल भी हो सकते हैं, इन्फेक्टिव एजेंट भी हो सकते हैं, कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज फैक्टर्स, ये हम आगे देखेंगे। तो मेन चीज़ यहाँ पे क्या थी कि आपकी बॉडी में प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होती है, दैट इज़ वाई आप वो काम प्रॉपर, आपकी बॉडी में माल फंक्शनिंग होती है, दैट इज़ वाई आप कोई जो वर्क है, कोई परफॉर्मेंस है, काम है, वो नहीं कर पाते हो पूर्ण रूप से सही तरह से, ठीक है। आप यहाँ पे हेल्थ टिप्स ऑफ डे यानी कि हर दिन आपको क्या करना चाहिए। तो जो साइंटिस्ट ने, फिलोसोफर्स, दैट मीन्स बुद्धिजीवी लोग होते थे, या आयुर्वेद्स जो होते थे, वो क्या कहते थे, वो अभी भी कहते हैं, दैट इज समथिंग जो प्रूवन है। सो वॉश योर हैंड्स विद फेस ऑफन, वॉश योर फेस विद वाटर मेनी टाइम्स अ डे टू रिमूव द डर्ट एंड ग्रिम, प्रिवेंट द occurrence of pimples and acne and get a refreshed feeling। टिप्स ऑफ हेल्दी लाइफ, ये देखो, ईट ऑर्गेनिक फूड, ठीक है, स्लीप इनफ जो आपको एनर्जी देगा, अगर आप अच्छे से सोओगे तो आपकी एनर्जी कंजर्व होगी, तो अगर आपको कोई डिजीज़ भी होगी ना तो आपकी वो डिजीज़ क्योर हो जाएगी, है ना, और आप हेल्दी हो जाओगे। जूस पियो खूब सारा, ड्रिंक मोर वाटर, ब्रीथ
क्लीन एयर, अच्छी एयर लो। दिल्ली वगैरह में अच्छी एयर नहीं मिलती है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बहुत कम अच्छी एयर मिलती है। दैट इज़ वाई वहाँ पे आप देखोगे तो एस्थमा या पुअर हेल्थ बहुत ज़्यादा है। पीपल आर एजुकेटेड इनफ बट they are not able to find a solution that how we can reduce the pollution which is there, because there are so many vehicles, so it is very difficult for the people to reduce the pollution, and distances are again so much, people can't use cycles and all. Even they don't have a tradition to use cycles, they are always prone to use these, or they have this habit to use four vehicles. Play sports, it is important. Now it is important again how you can maintain hygiene to stop the use of stop microbes, use good hygiene. So the ways are clean your bathrooms, wash your hands, or the other things to do is, see, wash your hands before eating the food, right? Use a spoon to eat your food, then cook clean acha healthy food. Take bath every day, clean your environment, don't left your food open, so that if you're going to do this, if you're not going to cover your food, you're going to again be prone to infections, because vectors are there like mosquitoes, जो कि क्या करते हैं, they contain, or they are the carriers of infections and pathogens, they drop it there to your in your food, and then new infections start if you eat it. Then bath every day, then clean your utensils every day, ये सब सही है. New slide, I get the new slide now. So disease and its causes. अब diseases क्या है, इनके causes क्या है, ये एक छोटा सा टॉपिक है इतना सा, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है. So whenever we have a disease, then we have the symptoms and the signs with which the doctors look. Sorry, एक सेकेंड. The doctors क्या हो रहा है? ओके, अब सही है. सो डॉक्टर्स लुक फॉर टू आइडेंटिफाई द डिजीज. तो साइंस एंड सिम्टम्स पे डॉक्टर्स हैं जो देखते हैं और उनको फाइंड करते हैं डिजीज को. सो इफ वी हैव हेडेक, अगर हमें हेडेक है तो हमें क्या क्या हो सकता है. सो मे बी हमको एग्जामिनेशन स्ट्रेस हो, हमको मेनिंजाइटिस हो, या कोई अदर डिजीज भी हो सकती है. वेरी रेयरली बट आपको मेनिंजाइटिस होगा, अदरवाइज वो सिंपल एक स्ट्रेस भी हो सकता है, एग्जामिनेशन स्ट्रेस विच इज़ वेरी कॉमन नाउअडेज. कॉजेज ऑफ डिजीजेस. तो डिजीजेस के क्या क्या कॉजेज हैं. देयर आर सम कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज, सम इमीडिएट कॉजेज. दोनों ही जो है बड़े जनरल चीज़ें हैं, बहुत एग्जाम में कम पूछे जाते हैं. जस्ट फॉर जनरल नॉलेज आई एम टेलिंग यू. अगर किसी बच्चे को, अ बेबी गेट्स इन्फेक्शन, इसको इन्फेक्शन हुआ मे बी किसी पैथोजन की वजह से, इमीडिएट कॉज हुआ वो पैथोजन जिसकी वजह से उसे इन्फेक्शन हुआ. नाउ देयर आर सम कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज एज. मे बी वो इन्फेक्शन, वहाँ पे 10 बच्चे थे और केवल इन्फेक्शन एक ही बच्चे को हुआ, उन 9 बच्चों को इन्फेक्शन नहीं हुआ, वो भी तो उस पैथोजन के कॉन्टैक्ट में आए थे. बट द रीज़न इज मे बी कि मे बी वो जो बच्चा है जिसको इन्फेक्शन हुआ है वो प्रॉपरली न्यूट्रिशन ना हो, इस वजह से उसको वो डिजीज़ लग गई हो. मे बी कि उसको कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी हो जिस वजह से उसको डिजीज़ लग गई हो. सो किसी डिजीज़ के इमीडिएट एंड कंट्रीब्यूटरी कॉजेज दोनों होते हैं. हाँ, सो इमीडिएट कॉजेज फर्स्ट लेवल कॉजेज होते हैं, है ना. अब यहाँ पे डिजीज़ नहीं है, यहाँ पे कॉजेज है, ठीक है. कॉजेज, इमीडिएट कॉजेज भी हो सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज भी हो सकते हैं. यहाँ गंदा लिख दिया है. कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज पुअर नरिशमेंट हो गया, या जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, आधा कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज ऑफ द डिजीज. ठीक है. अब जो ये तो थे
हमने जो पढ़े लेवल ऑफ डिजीजेस, ठीक है। फर्स्ट लेवल इमीडिएट डिजीज होती है, सेकेंड लेवल थर्ड लेवल कंट्रीब्यूटरी होता है। कॉजेज ऑफ डिजीजेस, अब यहाँ पे हम बहुत पर्टिकुलरली देखेंगे विदाउट लेवल्स ऑफ डिजीज वाला टाइप। ये जो है ये आपको एग्जाम में तभी लिखने हैं जब आपसे पूछे गए हो, टेल द इमीडिएट कॉजेज एंड कंट्रीब्यूटरी कॉजेज। अदरवाइज जो आपको कॉजेज लिखने हैं वो लिखने हैं पैथोजेंस, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन, एनवायरमेंटल कॉजेज। इन सबको अभी हम देखेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डिजीजेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्यूरेशन, कितने समय तक वो किसी बॉडी के अंदर रहती हैं। तो हमारे पास अब यहाँ पे इंक जो है हम चेंज कर लेंगे। एक्यूट डिजीजेस होती हैं एंड कुछ होती हैं क्रॉनिकल डिजीजेस ऑन द बेसिस ऑफ द ड्यूरेशन, कितने समय तक वो आपकी बॉडी के अंदर रहती है। एक्यूट मीन्स स्मॉल या शॉर्ट पीरियड। सो एक्यूट डिजीजेज या शॉर्ट टर्म डिजीजेस कुछ समय रहती है फिर भाग जाती हैं। दे डू नॉट हैव अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन योर हेल्थ। कुछ समय रहेंगी तो इनके जो इफेक्ट है आपकी हेल्थ पे ज़्यादा नहीं दिखेंगे। हेल्थ पे इफेक्ट मतलब कि फिजिकल हेल्थ पे कुछ समय इफेक्ट रहेगा, सोशल हेल्थ पे भी कुछ समय इफेक्ट रहेगा, मेंटल हेल्थ पे भी कुछ समय इफेक्ट रहेगा, फिर आप सही हो जाओगे। इट इज़ ओनली फॉर फ्यू डेज, कुछ दिन तक होती है फिर सही हो जाती है। जैसे कोल्ड कफ, कोलेरा, टाइफॉइड है ना, ये कुछ समय रहती है। अब मैं देखो टाइफॉइड का यहाँ पे आप चाहो तो लिखो वरना मत लिखो, कई टीचर्स को रॉन्ग भी कह सकती है, क्योंकि जो टाइफॉइड है ये बेसिकली 20 डेज तक रहता है कई बार तो, और कई बार ये जल्दी होकर जल्दी ठीक हो जाता है। सो दैट इज वाई टाइफॉइड जो है उसका हल्का सा मुझे भी डाउट है कि क्या मैं इसको लूँ या नहीं लूँ, बट गलती से मैंने यहाँ लिख भी दिया है, सॉरी। तो अब इसको ऐड ही मत करो। बी इजी, बी श्योर, यूज cold cough and cholera in your examples. ठीक है। अब क्रॉनिकल डिजीजेस है जो हम देखते हैं। सो क्रॉनिकल डिजीजेस में क्या आ गई आपकी लॉन्ग टर्म डिजीजेस जो लंबे समय तक रहती हैं एंड इनके लंबे समय वाले इफेक्ट दिखते हैं। सो दे हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ। इट कैन बी फॉर मंथ्स, ईयर्स एज वेल एज फॉर लाइफ टाइम, बहुत लंबे समय तक ही हो सकती है। एग्जाम्पल है कैंसर, एड्स, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, और यू कैन हैव बीपी, डायबिटीज। ये लॉन्ग टर्म है, लंबे स्ट्रेच तक रहती है। यहाँ पे मैंने कुछ और डिफरेंस, मतलब यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएशन भी दे दिया आपको एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीजेस का। सो अब देखो यहाँ पे इधर देखिए, इधर आओ। एक्यूट इज द वर्ड यूज्ड टू रेफर सडन ऑनसेट ऑफ अ डिजीज दैट लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, मतलब आई जल्दी से और भाग गई। क्रॉनिकल डिजीजेस होती है इलनेस लास्ट फॉर मंथ्स, यूजुअली मोर देन 3 months। अब इधर भी हैं कुछ बहुत सारे डिफरेंसेस, ऑलमोस्ट आई थिंक 5 डिफरेंसेस है, नहीं 1 2 3 4 5 डिफरेंसेस हैं। यू कैन रीड देम। सो सिम्टम्स लास्ट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्रॉनिक डिजीजेज है, कम समय तक रहती है, जनरली सडन ऑनसेट ऑफ डिजीज और इंजरी, ठीक है, जल्दी से आती है ये। पेशेंट्स रिकवर हो जाते हैं जल्दी से, ठीक है, एंड सिम्टम्स भी बहुत कम होते हैं, जल्दी ठीक हो जाते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। कोल्ड कफ, थ्रोट इन्फेक्शन या इन्फ्लुएंजा, दैट मीन्स फ्लू। सिम्टम्स ऑफ डिजीज, अब क्रॉनिकल डिजीजेज है वो डिजीजेज जिनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स दिखते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन तक होती है, मे बी फॉर लाइफ टाइम। ये जो डिजीजेज होती हैं ये धीरे धीरे डेवलप होती है एंड दे ग्रो ऑन। पेशेंट्स जो होते हैं वो रिकवर नहीं हो पाते हैं जल्दी एंड कम्प्लीटली फ्रॉम दिस क्रॉनिकल डिजीज। इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू गेट रिकवर और रिलीव्ड। इनमें हॉस्पिटलाइजेशन भी कई बार ज़रूरी होता है और लॉन्गर ट्रीटमेंट चाहिए होता है। एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं टीबी, डायबिटीज, हार्ट डिजीज। सोर्सेज ऑफ डिजीज, किसी डिजीज के क्या क्या सोर्सेज होते हैं। अब नाउ यू हैव इंट्रिंसिक सोर्सेज और एक्सट्रिंसिक सोर्सेज। इंट्रिंसिक का मतलब होता है जिनके जो इंट्रिंसिक का मतलब होता है इंटरनल, एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है एक्सटर्नल। तो यहाँ पे मैं आपका ये लिख के दे रही हूँ उधर,
इंट्रिंसिक का मीन्स इंटरनल, ठीक है, ये मतलब है। और एक्सट्रिंसिक का क्या मतलब होता है? एक्सटर्नल। ये सो नाउ डिजीजेस विच हैव इंटरनल फैक्टर्स और सोर्सेज, तो वो डिजीज जिनमें इंटरनल फैक्टर्स ही हो, लाइक कोई जेनेटिक डिसएबनॉर्मलिटी हो गई, तो वो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं ऑफ द डिजीज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है आपका कैंसर, बीपी, ये सब। दे आर नॉट कॉज ड्यू टू द पैथोजेंस, तो ये पैथोजन की वजह से नहीं होती है। जर्म्स, पैथोजेंस क्या होते हैं? देखो, जर्म्स, जर्म्स या डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स। They are caused due to genetic disorders or deficiency of the food. Extrinsic sources होते हैं diseases जहाँ पे आपके external sources या factors हो, so they are the extrinsic sources. Example है flu, typhoid, etc. They are caused due to the pathogen. टाइप्स ऑफ डिजीजेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज, अभी अभी हमने सोर्सेज पढ़े थे, उनके बेसिस पे ही है ये। सो देख लेते हैं। इन्फेक्शियस डिजीजेज है, इनके दीज डिजीजेज हैव एक्सटर्नल सोर्सेज। सो यहाँ पे जो थी ना इंट्रिंसिक सोर्सेज, diseases which have internal factors or sources, so these sources are internal sources. Intrinsic sources, extrinsic sources means external sources of a disease. अभी देखो इस डेफिनेशन में हल्का सा चेंज करूंगी। डिजीजेस विच हैव इंटरनल फैक्टर्स और सोर्सेज को आप हटा दो, डेफिनेशन को आप लिखो सोर्सेज विच आर इंटरनल ऑफ अ डिजीज आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सोर्सेज, एंड एक्सट्रिंसिक सोर्सेज सोर्सेज विच आर एक्सटर्नल लाइक पैथोजेंस आर द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ अ डिजीज, एक्सट्रिंसिक सोर्सेज ऑफ अ डिजीज। तो ये डेफिनेशन आपको करनी है, ठीक है। यहाँ पे यही सारा कुछ बताया है। अब ये जो इन्फेक्शियस डिजीजेस होती हैं ये ट्रांसमिट होती है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर। तो उनके जो मीन्स ऑफ स्प्रेड है एयर, वाटर, फूड और सेक्शुअल कॉन्टेक्ट, ठीक है। हवा के थ्रू, जैसे किसने खांसा, स्नीज किया, तो वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से उसकी जो स्नीज की ड्रॉपलेट है उसके थ्रू एक दूसरे हेल्दी पर्सन को जा सकती है। वाटर के थ्रू कैसे कि कहीं कंटामिनेटेड वाटर है जहाँ पे किसी तरीके का जो पैथोजन है वो प्रेजेंट है और वही कंटामिनेटेड वाटर पी लिया किसी हेल्दी पर्सन ने, उससे वो डिजीज़ आ जाएगी। फूड के थ्रू कैसे जो खाना खराब हो जाता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, तो वो अगर फूड खा लेता है कोई हेल्दी पर्सन तो उसको फूड से रिलेटेड डिजीज़ हो सकती है, फॉर एग्जांपल फूड पॉइजनिंग। सेक्शुअल कांटेक्ट के थ्रू एड्स, सिफिलिस, ये डिजीजेस हो सकती हैं जो कि जब दो पर्सन इन सेक्शुअल कांटेक्ट आते हैं तब ये डिजीजेस थ्रू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंटर कर जाती हैं। एंड अब यही सब जो है ना इन्फेक्शियस डिजीजेस, दे आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस बिकॉज दे कैन स्प्रेड इन कम्युनिटी थ्रू एयर, वाटर, फूड एंड सेक्शुअल कांटेक्ट। नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस होती हैं, ये जो डिजीजेज हैं इनके इंटरनल सोर्सेज होते हैं, ठीक है, लाइक डेफिशिएंसी ऑफ द फूड और जेनेटिक डिसऑर्डर्स। फॉर एग्जाम्पल अब ये जो होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, अगर किसी फैमिली में किसी पर्सन को कैंसर है तो उस फैमिली में हर किसी को वो डिजीज़ नहीं फैलेगी, वो एक पर्सन को होगी और वो उस एक पर्सन से और लोगों को नहीं फैलेगी थ्रू एयर, वाटर, फूड और सेक्शुअल कॉन्टैक्ट। मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ द डिजीज। सो मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज अभी जो हमने देखे थे एयर, वाटर और एयर, वाटर, फूड, सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, यही आपके जो है ये मीन्स होते हैं, ये माध्यम होते हैं जिसके थ्रू डिजीजेज है वो फैलती हैं। अब हम देखते हैं एयरबॉर्न डिजीजेस। एग्जाम्पल है कॉमन कोल्ड, इसका निमोनिया। सो ये जो डिजीज होती है इनमें क्या होता है, जो माइक्रोब, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब है, कैन स्प्रेड थ्रू एयर व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन स्नीजेस और कफ। अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो स्नीज करता है, कफ करता है, वाटर ड्रॉपलेट्स गेट सस्पेंडेड इन द एयर, वो जो वाटर ड्रॉपलेट है वो एयर में मिक्स हो जाती है एंड वो एंटर करती है
टू द हेल्दी पर्सन जो कि एक्सपोज्ड है टू दैट रीजन, उस रीजन के आसपास जहाँ पे उसने स्नीज किया है, तो वहाँ पे अगर एक दूसरा पर्सन खड़ा है तो वो ड्रॉपलेट को इनहेल कर सकता है, उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है। वाटर बॉर्न डिजीजेस की एग्जाम्पल है कोलेरा, सच डिजीजेस, सॉरी कोलेरा जैसी जो डिजीजेस है ये स्प्रेड होती हैं थ्रू वाटर। कैसे? अगर किसी को कोलेरा है और वो पर्सन जो है डेफिकेट करता है, एक्सक्रीट करता है, डेफिकेट मतलब एक्सक्रीट करता है, निकालता है देयर स्टूल इज यूरिन इन वाटर, then if this water is used by the people for drinking, then ये जो बैक्टीरिया है will enter a new infection in a healthy person, क्योंकि वो जो कोलेरा के बैक्टीरियाज है वो एक दूसरे पर्सन में आ जाएंगे। then you have सेक्शुअली ट्रांसमिटिंग डिजीजेस। ये जो डिजीज होती है लेकिन स्प्रेड थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, तो जब कोई दो व्यक्ति सेक्शुअल कॉन्टैक्ट में आते हैं तभी जो डिजीजेज हैं ये फैल सकती है ना। फॉर एग्जाम्पल यू हैव एड्स और सिफिलिस। सो ये जो सेक्शुअली ट्रांसमिटिंग डिजीजेस होती हैं दे एंटर थ्रू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। वेक्टर बॉर्न डिजीजेस है। अब वेक्टर बॉर्न डिजीजेस में आपके मेनी एनिमल्स कैरी द पैथोजेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू द होस्ट। अब वेक्टर्स क्या होते हैं? दे आर द कैरियर्स, इनको कैरियर्स भी कहते हैं। सो ये क्या होते हैं? ये पैथोजेंस को कैरी करते हैं एक इन्फेक्टेड पर्सन से टू द होस्ट, ठीक है। सो इनको इस वजह से वेक्टर्स या इंटरमीडिएटरीज कहा जाता है। अब जैसे फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है, ये आपका जो मलेरिया है, मलेरिया फैलाती है। फीमेल एड्स मॉस्किटो ये डेंगू वायरस फैलाती है। मलेरिया किससे कॉज होता है? पैथोजन से कॉज होता है। तो ये क्या करती है? फीमेल इसमें इंक्लूडेड है। देखो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो और फीमेल एड्स मॉस्किटो, ये इसलिए बिकॉज फीमेल मॉस्किटोज को क्या चाहिए होता है? दे नीड हाईली न्यूट्रिशियस ब्लड सो दैट वो अपने जो फॉर ब्रीडिंग उनको ये चाहिए होता है ना, जिससे कि वो हाईली न्यूट्रिशियस ब्लड को यूज़ कर सके एंड ब्रीडिंग करवा सके। सो दैट इज़ वाई वो जो ब्लड होता है किसी इन्फेक्टेड पर्सन से उन्होंने ब्लड लिया, ये ब्लड कैरी करता था कोई तरीके का वायरस इन्फेक्शन, तो ये दूसरे पर्सन को वही इन्फेक्शन दे आती है जब उसके खाने में बैठती है, उसको सक करती है। इम्पॉर्टेंट चार्ट है ये, इसमें हमने इन्फेक्शियस एजेंट बताए हैं। सो यू हैव वायरसेस, मे बी मैंने इंक नहीं सुनी है। हाँ, सो वायरसेस हो गए। ओहो क्या दिक्कत आ जाता है। अब सही ना, वायरसेस हो गए, बैक्टीरियाज हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, फंगाई हो गए, वॉर्म्स हो गए, तो है ना, वॉर्म्स भी हो जाते हैं आपके, वॉर्म्स हो गए। तो ये सब जो है ये इन्फेक्शियस एजेंट है और इनसे जो डिजीज़ेस होती हैं वो कौन कौन सी हैं? सो ये इनकी डिजीज़ेज है जो इनसे हो जाती हैं। आप इन सबको पढ़ लीजिएगा एक बार, मैं आपको ये रीड करके भी बता रही हूँ एक बार। सो यू हैव कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, एड्स, चिकन पॉक्स एंड measles or mumps which are caused due to viruses. Then you have typhoid, cholera, TB, anthrax, tetanus, food poisoning caused by bacteria. Then you have protozoa जिससे होता है मलेरिया, काला अज़हर, amoebic dysentery, sleeping sickness. फंगस आपको स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं, वॉर्म्स आपको इंटेस्टाइन इन्फेक्शन हो सकते हैं, एडवेंटाइसिस हो सकता है। डिफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स क्या है? प्रोटीन्स। अच्छा अब ये देखो, ये जो था ये आपके सारे एक्सटर्नल एजेंट थे, सॉरी एक्सटर्नल डिजीजेस जो होती है ना, जो बाहर से होती है, उनके ये सारे एजेंट थे। और ये आपकी हो गई डेफिशिएंसी डिजीजेस। ये जो डेफिशिएंसी डिजीजेस है ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं और इनके कॉज, इनके जो सोर्सेज होते हैं वो इंटरनल होते हैं। तो प्रोटीन नहीं लिया तो मैरिस्मस हो सकता है, विटामिन ए नहीं लिया तो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, विटामिन B1 नहीं लिया तो बेरबेरी हो सकता है, विटामिन B2 नहीं लिया तो यहाँ पे ये आपको डिजीज दे रखी है। नाम थोड़ा टफ, इवन आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट वेरी वेल, इग्नोर इट प्लीज़। देख लीजिए क्या लिखा है।
आई कांट एबल टू प्रॉपरली स्पीक इज दिस इज लाइक चियोलिसिस, कुछ ऐसा, मुझे नहीं पता क्या है ये। विटामिन बी, ये नहीं पता स्पेसिफिकली, और सब तो आई नो। विटामिन B12 से आपका पेरिनीशियस अनीमा हो सकता है। आयरन से आपको माइक्रोसाइटिक अनीमा हो सकता है। विटामिन सी से आपको स्कर्वी हो सकता है। विटामिन डी से आपको रिकेट हो सकता है। विटामिन के से ब्लीडिंग डिजीजेज हो सकती हैं। फ्लोरीन से आपको डेंटल कैरीज हो सकती हैं, डेंटल मतलब दांतों की बीमारियां हो सकती हैं। और आयोडीन से आपको ग्वाइटर हो सकता है। ये जो था ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हुआ चैप्टर का। अब पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं ऑफ द चैप्टर। ओके, फाइनली हम अब पार्ट 2 पे भी आ गए हैं। नाउ वी हैव सिम्टम्स ऑफ डिजीजेस। अब जो सिम्टम्स होते हैं ना डिजीजेस के, हेल्प्स अ डॉक्टर टू आइडेंटिफाई द डिजीज की वो जो पर्सन है उसको क्या डिजीज हुई होगी। द path of entry of the microbe decides the place where the microbe will stay in the body. This gives the symptoms of the disease. For example, अगर किसी को कोल्ड कफ हुआ तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करेगा। तो जो पाथ ऑफ एंट्री है वो डिसाइड करता है कि कहाँ पर वो जो माइक्रोब है वो रहेगा इन द बॉडी। ठीक है, और उस ऑर्गन में आपको उस ऑर्गन में या उस ऑर्गन सिस्टम में आपको सिम्टम्स दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोल्ड कफ में आपको गला खराब, सांस लेने में दिक्कत ये दिखता है, पैर दर्द नहीं दिखता है, हेडेक नहीं दिखता है। Hence, a doctor will diagnose the disease by looking deeply at the lungs कि भाई लंग्स में क्या हो रहा है, क्योंकि लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है। ऑर्गन स्पेसिफिक डिजीजेस और टिश्यू स्पेसिफिक डिजीजेस, ये जो है ना ये सेम चीज़ें हैं जो मैंने बाय चांस रिपीट कर दी थी, है ना। बाय चांस आई रिपीटेड दिस पार्ट, ये वाला जो पार्ट था, और ये वाला जो है ना ये सेम है थोड़ा थोड़ा। सो अगर आप इसकी बात करो, इन चूज कर लेती हूँ, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे आप रीड कर लीजिए। मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीजेस एंटर थ्रू अ स्पेसिफिक ऑर्गन और टिश्यू। अब ये जो पैथोजेंस होते हैं स्टार्ट द इन्फेक्शन एट दैट स्पेसिफिक ऑर्गन और द टिश्यू फ्रॉम वेयर दे हैव एंटर्ड। इफ दे हैव एंटर्ड थ्रू nasal cavity they are going to affect the respiratory organs. For example, if you have flu, the pathogen would attack your lung and other respiratory organs. So the point of entry of the pathogen in is the point of the disease. जहाँ पे वो enter होएगा वहीं पे वो disease करेगा। Hence we notice the symptoms at that particular organ. But some diseases like AIDS, they don't have a specific organ or the tissue where they affect. What they do, they enter through the reproductive organ and they spread to the whole body and they damages the immune system. That is why एक छोटा सा जो cold cough है वो निमोनिया बन जाता है, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी काम नहीं करती, खत्म हो जाती है। Principle of treatment. So if you want to treat a disease, you have to reduce the symptoms. So what you can do to reduce the symptom कि भाई बुखार हो रहा है, कम हो जाए, you can take rest, that would conserve the energy. The other thing you can do is you can bed rest ले सकते हो, और you can take medicine which would reduce the symptom. like vomiting हो रही है तो उसको आप कम कर सकते हो, fever हो रहा है तो उसको आप कम कर सकते हो. These are the ways you can reduce the symptom. But to kill the infection, उस जड़ से उस इन्फेक्शन को निकालना है, सो किलिंग द माइक्रोब बाय गिविंग द अप्रोप्रिएट मेडिसिन इज द अदर थिंग. अप्रोप्रिएट मेडिसिन लेनी होगी, ये नहीं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वायरस की दवा ले रहे हैं, वायरल इन्फेक्शन है और बैक्टीरिया की दवा ले रहे हो, बिकॉज दे बोथ हैव डिफरेंट मैकेनिज्म. Now prevention of the disease. So here you can see steps through which you can prevent the disease. So it is said that prevention is much more better than the cure. So what are the ways through which you can prevent the disease? अच्छा, अब सबसे पहले मैं आपको ये जो इमेज है इसको समझा रही हूँ. तो stop the स्प्रेड ऑफ द जर्म्स. उस जर्म्स के स्प्रेड को अगर आपको रोकना है, अगर आपको किसी जर्म के स्प्रेड को, किसी इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकना है, सो व्हाट यू कैन डू इज वॉश हैंड्स फ्रीक्वेंटली. पूरे अच्छे से हाथ धोइए. अवॉइड और मिनिमाइज द कॉन्टैक्ट विद सिक पीपल. भाई वो बीमार है, मिलने चले जाते हैं,
अच्छा रहेगा, सिंपैथी हो जाएगी उसको. नो, यू कैन टॉक टू दैट पर्सन थ्रू फोन, बट डोंट मेक अ कॉन्टैक्ट बिकॉज दैट वुड बी अगेन स्प्रेडिंग ऑफ द इन्फेक्शन. कवर योर माउथ विद एंड नोज विद टिश्यू और यूज मास्क. ओके, when you cough or sneeze, stay away from the others as much as possible. When you are sick, avoid touching each other, your eyes and your mouth. ये सारे काम है, ठीक है. अरे मैंने वो तो रीड नहीं किया. सो अगर एयरबोर्न, अब देखो यहाँ पे हमने इन जनरल देखा. नाउ लेट बी मोर स्पेसिफिक. जो मीन्स ऑफ स्प्रेड है, अगर आप वहाँ से देखो और वहाँ से प्रिवेंशन करो, दैट वुड बी द ग्रेट वे. तो अगर एयरबोर्न डिजीजेज है, आपको पता है एयरबोर्न डिजीज हवा में फैलती है, जहाँ पे ओवर क्राउडेड प्लेसेस होती हैं तो वहाँ पे ही ज़्यादा फैलती है. सो डू वन थिंग, अवॉइड एक्सपोजर, मतलब ज़्यादा बाहर मत निकलो, और ओवर क्राउडेड प्लेसेस में तो बिल्कुल ही ना जाओ, ठीक है. वाटरबॉर्न डिजीजेस के लिए प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर. फॉर वेक्टरबॉर्न डिजीजेस प्रोवाइड क्लीन एनवायरमेंट. वैक्सीनेशन, मतलब वैक्सीनेशन क्या है? So a vaccine is a biological preparation that improves the immunity to a particular disease. यानी कि वैक्सीनेशन के थ्रू क्या होता है, मान लो मैंने ना पोलियो का वैक्सीनेशन दिया. इसका क्या मतलब है, पोलियो एक बहुत खतरनाक डिजीज़ है वैसे तो, और अगर ये हो गई तो जो देश की जनता है, पॉपुलेशन है, वो एक लाइबिलिटी बनती जाएगी. उसमें फिजिकल डिसऑर्डर्स होते जाएंगे, वो किसी भी काम को करने में पूरी तरह सक्षम नहीं होगी, एबल नहीं होगी. सो व्हाट वी कैन डू इज़ दैट, हम अब नहीं कर रहे बट पहले ही ये सारे काम हो चुके हैं. इसके लिए मतलब पोलियो के लिए वैक्सीनेशन बनाई. इसमें क्या होता है कि हम पोलियो के डेड सेल्स को बॉडी में एंटर करवा देते हैं. जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम है उसको पता है कि अब ये हमारे बॉडी में एक वायरस आया है या कोई इन्फेक्शन आया है, उससे हमें लड़ना है, तो वो लड़ेंगी और वो जीत जाएंगी. ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वो डेड सेल आपने डाला है. लेकिन इम्यूनिटी सिस्टम का तो काम है जो भी आएगा उसको मारेगी पीटेगी. तो उसने तो बेचारे डेड पोलियो को भी मार दिया. अगली बार क्या हुआ, पोलियो आया राक्षस वाले रूप में, मतलब असली वाले रूप में. उस केस में इम्यूनिटी सिस्टम को पता होगा कि ये पहले भी मेरी बॉडी में आया था, मैंने इसको हरा दिया था, बी स्ट्रॉन्ग, इसको मारो, और वो उस पोलियो को मार देगी. अगर मार दिया तो हम सही हो जाएंगे, नहीं मारा तो हमारे को वो डिजीज़ हो जाएगी. सो वैक्सीन इज अ सब्सटेंस दैट टीचेज अ बॉडीज इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट अ डिजीज कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट. इन्फेक्शियस एजेंट जो है उनके ही खिलाफ बनती हैं और डिजीजेस के खिलाफ नहीं बनती, यानी कि एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के खिलाफ नहीं बन सकती हैं. दे आर ओनली फॉर इन्फेक्शियस एजेंट. तो जैसे कि क्या करते हैं, HIV की वैक्सीन है, उससे ऐसा नहीं है कि HIV वायरस से आपको एड्स होता है, तो ऐसा नहीं है कि HIV वायरस की वैक्सीन ले ली तो एड्स नहीं होगा, एड्स नहीं होगा या एड्स से बचा जाएगा, या फिर जो एड है उससे कुछ सही हो जाएगा. सो बेसिकली एड्स अ फेटल डिजीज़, ये एक बार हो गई तो ठीक नहीं होती है. ये वैक्सीन अगर कोई ले लेता है तो केवल और केवल एड्स के जो सिम्टम्स है उसको कम कर पाता है और अपनी जो ज़िंदगी का समय उसको थोड़ा और लंबा कर पाता है, अदरवाइज उससे तो मरना निश्चित ही होता है. आंसर टू दिस क्वेश्चंस. तो वैक्सीन्स वायरसेस के खिलाफ बनाना मुश्किल क्यों है, मैंने आपको बताया, आप इसे और अच्छे से कर सकते हैं. हु वॉज द साइंटिस्ट टू डेवलप द वैक्सीन एंड फॉर विच डिजीज. तो जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने वैक्सीन बनाई थी पहली, वो थे एडवर्ड जेनर. और किसके खिलाफ बनाई थी, वो थे स्मॉल पॉक्स. स्मॉल पॉक्स के खिलाफ जो साइंटिस्ट थे एडवर्ड जेनर, इन्होंने वैक्सीन पहली बनाई थी. दुनिया की पहली वैक्सीन थी ये. तो आंसर वुड बी, किसने बनाई थी, क्यों बनाई थी, समझ गए हम. आंसर यहाँ पे लिख देती हूँ, एडवर्ड जेनर ने बनाई थी. एडवर्ड, अब देखिए स्पेलिंग यू कैन चेक बिकॉज आई एम नॉट वेरी श्योर कि आई एम राइटिंग इन राइट स्पेलिंग और नॉट. यहाँ तो गलत हो गया, इधर लिख देती हूँ. एडवर्ड जेनर ने बनाई थी. एक सेकेंड इरेज करना पड़ेगा. जेनर ने बनाई थी. स्मॉल
pox. Edward Jenner Nimnati against smallpox. Okay, thank you. ओके द सेशन इज़ कम्प्लीटेड नाउ. अगर आपको अच्छा लगा ना वीडियो तो मुझे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बताएं कि इफ़ यू वांट एनी मोर करेक्शन इन द वीडियो, और आई हैव टू स्पीक स्लो, आई हैव टू स्पीक फास्ट, और व्हाट आई हैव टू डू. So that is all up to you, what you want to tell in the comment section. You can tell me. Thank you. Bye bye. And we are going to meet again in the next session. Till then, take care and bye bye.